हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आवेशन की विधियां, स्वर्ण विद्युतदर्शी और कूलाम का नियम। तो आओ अब हम देखते हैं आवेशन की विधियां। मेथड ऑफ चार्जिंग। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। जब कोई अनावेशित वस्तु होती है जिसमें ना प्लस हो ना माइनस चार्ज हो, उसे आवेशित करने की क्रिया को ही आवेशन कहते हैं। आवेशन की मुख्यतः तीन विधियां होती हैं। फर्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन, सेकंड है भौतिक स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन और थर्ड है घर्षण द्वारा आवेशन। तो फर्स्ट देखते हैं आवेशन। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से बिना स्पर्श कराए उसे पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की क्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। यदि कोई अनावेशित वस्तु होती है तो उसे आवेशित वस्तु के बिना स्पर्श कराए पास ले जाकर उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न कराने की क्रिया को ही प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। जैसे यह एक अनावेशित गोला लेते हैं तथा उसके पास एक धनावेशित छड़ को ले जाते हैं, तो गोले पर आवेश उत्पन्न होता है। छड़ की साइड नेगेटिव आवेश और दूसरी साइड पॉजिटिव आवेश उत्पन्न होता है। क्योंकि छड़ धनावेशित है तो छड़ नेगेटिव आवेश को आकर्षित करेगी। उसके बाद में गोले को भूमि संपर्कित करेंगे या ग्राउंडेड करेंगे, तो यह पॉजिटिव आवेश को भूमि संपर्कित करने से ज़मीन में भेज देगी और सिर्फ गोले में नेगेटिव आवेश बच जाएगा। तो इस प्रकार हम जब धनावेशी छड़ को हटा लेते हैं तो गोले में ऋणावेश उत्पन्न रहेगा हमेशा के लिए। तो यह हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। सेकंड है भौतिक स्पर्श या चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर आवेशित करने की क्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के से स्पर्श कराकर आवेशित करने की क्रिया को ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। किसी अनावेशित वस्तु जैसे गोला है तो उसे एक धनावेशित छड़ से स्पर्श कराकर उसको धनावेशित करने की क्रिया को ही स्पर्श द्वारा या चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। थर्ड है घर्षण द्वारा आवेशन या चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरण की क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें आवेश स्थानांतरण हो जाता है, तो इस क्रिया को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। जो वस्तु आवेश ग्रहण करती है वह वस्तु ऋणावेशित हो जाती है और जो आवेश का परित्याग करती है वह धनावेशित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कांच की छड़ और एक ऊनी वस्त्र लेते हैं। जब कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र पर रगड़ते हैं तो ऊनी वस्त्र से कांच पर धनावेशित स्थानांतरित हो जाता है और ऊनी वस्त्र पर नेगेटिव आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड फॉयल इलेक्ट्रोस्कोप। विद्युतदर्शी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से वस्तु पर आवेश की उपस्थिति एवं आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है। विद्युतदर्शी के द्वारा हम किसी भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और आवेश की प्रकृति या पॉजिटिव है या नेगेटिव इसका पता लगा सकते हैं। तो उसको एक उदाहरण की सहायता से देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले एक कांच का जार लेते हैं और उसमें हम एक धात्विक छड़ लगाते हैं। ये धात्विक छड़ हो गई और इसके निचले सिरे में हम दो स्वर्णपत्र लगाते हैं और एक ऊपर की साइड कॉर्क लगाते हैं और एक ऊपर धात्विक डिस्क लगाते हैं उसे धनावेशित या धात्विक छड़ के ऊपर और उसे भूसंपर्कित करते हैं। तो धनावेशित छड़ को जब इस धात्विक डिस्क के पास लाया जाता है तो जब धनावेशित छड़ को धात्विक डिस्क के संपर्क में स्वर्ण लाया जाता है तो आवेश धात्विक छड़ से होता हुआ स्वर्णपत्र तक जाता है, जिससे स्वर्णपत्र या तो फैल जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। जब धनावेशित छड़ को पास में लाया जाता है तो यह धात्विक छड़ से होते हुए आवेश स्वर्णपत्र तक पहुंचता है, जिससे स्वर्णपत्र या तो सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं।
यदि वस्तु पर उपस्थित आवेश और विद्युतदर्शी पर उपस्थित आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो स्वर्णपत्रों में फैलाव होता है। जब दोनों समान प्रकृति के होते हैं तो उनमें फैलाव उत्पन्न होता है। यदि दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है तो स्वर्णपत्र थोड़ा सिकुड़ जाते हैं। इस क्रिया से हम पता लगा सकते हैं कि आवेश की प्रकृति क्या है। दोनों प्लस प्लस हैं या प्लस माइनस हैं। अगर प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं दोनों, तो स्वर्णपत्रों में फैलाव उत्पन्न होता है। और यदि दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो इनमें सिकुड़न होती है। तो पहले जो क्षण हम लेकर आते हैं उसका तो हमें पता होता है कि ये धनावेशित है या ऋणावेशित। अब देखते हैं कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को विद्युत बल कहते हैं। दो स्थिर बिंदु जो Q1 और Q2 हैं, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम विद्युत बल कहते हैं। तो अब देखते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश लेते हैं जिनके मध्य कार्य करने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिणाम के गुणनफल के तो समानुपाती तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समानुपाती तथा या अनुदिश होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यह बल माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वक्र का नियम भी कहते हैं। जैसे दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 लेते हैं, इनके मध्य r दूरी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनके बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। यदि Q1 और Q2 दोनों आवेशों की प्रकृति अलग अलग है, एक प्लस और एक माइनस है, तो इनके बीच आकर्षण होगा। और यदि इनकी प्रकृति समान है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होगा। तो अब देखते हैं हम इसे मैथमेटिकल रूप में। F बल, कूलाम बल, जो कि Q1 और Q2 के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको एक साथ लिखते हैं। तो F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F इक्वल टू के कांस्टेंट है जिसे समानुपातिक नियतांक कहते हैं। के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर के एक समानुपातिक नियतांक होता है। के माध्यम की प्रकृति और मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। निर्वात या हवा के लिए के का मान के इक्वल टू 1/4πε0, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ε0 निर्वात या हवा की विद्युतशीलता होती है जिसे परमिटिविटी कहते हैं। ε0 का मान होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं के का मान रखते हैं इसमें। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये निर्वात में विद्युत बल हो गया। अब देखते हैं माध्यम में विद्युत बल। तो माध्यम में के का मान होता है 1/4πε। अब ε0 की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आएगा जो कि माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। एप्सिलॉन इक्वल टू होता है ε0 एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन r होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब देखते हैं माध्यम के लिए विद्युत बल 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पराविद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल या निर्वात की तुलना में जितने गुना कम प्राप्त होता है तो उसे माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं।
माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना कम प्राप्त होता है उसे माध्यम का पराविद्युतांक कहते हैं। जैसे एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आर से एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं। तो पराविद्युतांक का फॉर्मूला हो गया है एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन आर एक विमायन राशि है, क्योंकि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर की दोनों की विमा समान है तो एक दूसरे से कट जाएगी, तो ये एप्सिलॉन आर विमायन राशि होती है। एप्सिलॉन आर के स्थान पर हम के का प्रयोग करते हैं। तो इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।